चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 7 के दूसरे पाठ पर आते हैं। पाठ का नाम है रेशम के वस्त्र। मैं पहला पाठ पढ़ा चुका हूं, आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा और अपनी कॉपी भी बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। दूसरे पाठ रेशम के वस्त्र। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम रेशे, जो एक पादप रेशे होते हैं जो प्लांट से बनाए जाते हैं, एक जानतव रेशे होते हैं जो जंतुओं से बनाए जाते हैं, उन रेशों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रक्रियाएं पढ़ेंगे किस तरीके से हम ये रेशे तैयार करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि पादप रेशे होते हैं, दो तरीके के रेशे होते हैं, पादप रेशे और जानतव रेशे। जानतव, अब देखो, पास है पादप यानी कि पास है पौधे, तो वो रेशे जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं पादप रेशे। जानतव, देखो सुनने में भी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ना, जैसे जाना पहचान सा। जानतव यानी कि जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं हम जानतव रेशे। जैसे पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं? अब आपने देखा होगा कपास यानी कि रुई जो होती है, रुई के आपने देखे रेशे, छोटे छोटे से रेशे होते हैं। अगर आप रुई को ध्यान से देखें तो आपको रेशे नजर आएंगे उसमें, तो वो हमारे पादप रेशे हो गए। या जूट, जूट जूट की रस्सियां बनाई जाती हैं, आपने देखी होगी। बचपन में मैं जब अपने यहाँ गांव में रस्सी डालता था तो वो जूट की रस्सी लेके आता था, वो ज्यादा टिकती है। और कपास, कपास आपने देखा ही होगा, जो सूती वस्त्र वगैरह पहनते हैं वो कपास से भली भांति परिचित हो गए। जूट, अब कपास क्या होता है? कपास का एक पौधा होता है, उसमें कपास उतरता है, उस कपास से हम रुई निकाल लेते हैं। जूट क्या होता है? जूट, कपास तो होता है बनौली से बनता है, बनौली उतरते ना, एक बनौली होती है पेड़ पर। जो जूट होता है वो क्या होता है? एक पौधे का तना होता है, इसलिए जूट थोड़ा सा आपको हार्ड भी नजर आएगा। जूट थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा रूखा रूखा सा है, तो उसमें जैसे पत्तियां लगी हुई होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस प्लांट की, उस पौधे की तने को छोड़कर सारी पत्तियां हटा देते हैं। उस तने को बांधकर हम पानी में डाल देते हैं सड़ने के लिए। जब वो सड़ जाता है उसके बाद ये जूट तैयार होता है। उसके बाद हम जूट से बोरे बना सकते हैं और रस्सियां वगैरह, जैसे मैंने बताया। आज हम पढ़ेंगे जानतव जंतु क्या होते हैं, क्योंकि आप पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में आप पादप रेशे के बारे में ज्ञान ले चुके हैं, पर्याप्त ज्ञान ले चुके हैं। अब आपको जानतव यानी कि जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जंतुओं के रेशे कैसे होते हैं? जो हम ऊन घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो ऊन, वो भी क्या है? वो जानतव रेशे हैं, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे जो भेड़ होती हैं, भेड़ के बाल होते हैं या ऊंट के बाल हुए, तो हम ऊन क्या कर रहे हैं? उनसे ले रहे हैं। जो हमारे हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हर बार की तरह प्यारा भारत महान बना रहा हूँ, ये बन गया। ये देखो, इस बार प्यारा भारत महान कोरोना की चपेट में है, थोड़ा सा सही नहीं बना है। यानी कि जो हमारे हिली एरियाज होते हैं, जैसे हमारे ये सब पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे कश्मीर, ये कश्मीर हो गया। कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, इधर क्या हो गया? सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये सब एरिया जो हैं, इन एरिया में क्या है? हिली एरियाज हैं, तो यहाँ पर भेड़ें पाई जाती हैं। जैसे कश्मीर में क्या होता है? अंगोरा भेड़ पाई जाती है। अंगोरा भेड़ से क्या करते हैं हम? अंगोरा ऊन निकालते हैं, अंगोरा ऊन निकालते हैं। या जैसे एक कश्मीरी भेड़ होती है, नाम में आ रहा है ना, कश्मीरी भेड़, तो कश्मीर में होगी। इससे क्या करते हैं? पश्मीना की शॉल बनाते हैं हम, पश्मीना की शॉल। अगर आप घर में पूछेंगे या आप अपने घर वालों के सामने ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप उनसे पूछेगा कि पश्मीना की शॉल क्या होती है, वो आपको बताएंगे। ये बहुत भड़कने वाली शॉल होती है, तो ये भेड़ों से बनाई जाती है। भेड़ों की कई सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे हम में से हर किसी के बाल जो होते हैं वो अलग होते हैं, किसी के रूखे होते हैं, किसी के मुलायम होते हैं। तो इसी तरीके से ये नस्लें जो है भेड़ों की, इनसे अच्छी और बुरी तरीके की ऊन निकाली जा सकती है। जैसे बहुत अच्छी वाली जो ऊन होती है वो अच्छी वाली भेड़ों से, यानी कि जिनके रेशे यानी कि जिनके बाल जो होते हैं मुलायम होंगे, उनसे निकाली जाएगी। जो थोड़ी रूखी होगी वो थोड़ी दूसरी प्रकार की भेड़ों से निकाला जाएगा। चलिए, अब मैं आपको ये बताता हूं कि सिर्फ बकरी
सिर्फ भेड़ें ही नहीं है जिनसे हम ऊन बनाते हैं, हम बकरियों से भी बनाते हैं, हम ऊंट से भी बनाते हैं। जैसे लद्दाख वगैरह में क्या है, ऊंट, लद्दाख वगैरह में क्या है, वहां पर जो है जो ऊन बनाई जाती है वो वहां के जंतुओं के द्वारा बनाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु क्या होते हैं। तो दूसरे टॉपिक पे आता हूं, ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो जैसे मैंने बताया ऊंट के जो बाल होते हैं उनसे हम ऊन बना सकते हैं। और किससे बनाएंगे, भेड़ मैंने आपको बता दिया। बकरी से भी बना सकते हैं हम। बकरी के अलावा एक अमेरिका, अगर आपने नाम सुना होगा तो 2 अमेरिका हैं, एक तो नॉर्थ अमेरिका है और एक साउथ अमेरिका है, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में क्या होता है, लामा पाया जाता है। लामा अभी मैं आपको नाम बताता हूँ, लामा पाया जाता है और लामा और एल्पेका, ये 2 जंतु हैं जो अमेरिका में पाए जाते हैं। यानी कि ऊंट, भेड़, बकरी, लामा, एल्पेका, इनसे भी हम लोग ऊन निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं भेड़ पालन और प्रजनन क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया भेड़ पालन, तीसरे में आया भेड़ पालन। इसके अंदर हम एक बहुत नई प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन को बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव ब्रीडिंग। अब सबसे पहले तो आप देखिए कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन का मतलब हुआ जैसे कि आपके घर में एक भैंस पल रही है, तो हम उस भैंस का प्रजनन करवाएंगे, जिससे क्या होगा, भैंस आगे चलकर किसी बच्चे को जन्म दे सके, तो उसको हम बोलेंगे ब्रीडिंग। यानी कि जब हम भेड़ का पालन करते हैं तो कुछ ऐसी भेड़ें होती हैं जिनकी नस्ल बहुत अच्छी होती है, जिनसे ऊन जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी गुणवत्ता की, यानी कि जो बहुत चिकनी सी सॉफ्ट हो, उस तरीके की ऊन हमें मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी भेड़ों को अलग कर लेते हैं। जब हमने ऐसी भेड़ अलग कर ली तो उनसे क्या करते हैं, दूसरी भेड़ों का प्रजनन करवाते हैं। अब हमने क्या करवा दिया, इनका प्रजनन करवा दिया। जब हम प्रजनन करवाएंगे तो प्रजनन की एक खासियत होती है कि गुण जो है वो 2 चीजों के गुण जब उसकी संतान में आएंगे तो कुछ गुण इसमें से आएंगे और कुछ गुण आएंगे इसमें से। तो वो जो उत्तम गुण होते हैं, उत्तम गुण हमें जो भेड़ें मिलेंगी फिर उत्तम गुण वाली मिलेंगी। इसलिए हम ऐसी भेड़ों को जिनके बाल बहुत सॉफ्ट हैं, जिनमें और सारी खूबियां हैं, या जिनकी शरीर से बाल बहुत ज्यादा होते हैं, इस तरीके के गुणों के आधार पर हम उन्हें अलग करते हैं और वर्णात्मक प्रजनन कराते हैं उनका। तो वर्णात्मक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो अच्छी नस्लों की भेड़ें होती हैं उनके साथ दूसरी अन्य भेड़ों का प्रजनन करवाते हैं, ताकि हमें उत्तम गुण की रुई वगैरह प्राप्त हो सके। हमारा चौथा टॉपिक, यानी कि भेड़ के रेशों को ऊन से संसाधित करने के 6 चरण। तो जो हमारी भेड़ है उनसे हम ऊन कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें बनाना क्या है, ऊन बनानी है और हमें भेड़ के बालों का इस्तेमाल करना है। तो उनमें कितने चरण होंगे उस हिसाब से हम देखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। तो कुल 6 चरण है। पहला आपका चरण है बाल का काटना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बालों की कटाई करेंगे। यानी कि जो भेड़ हैं जिनके शरीर पे बड़े बड़े, हम क्या करते हैं कि पहले भेड़ के बालों को जो है वो बढ़ने देते हैं, लगभग 1 साल तक हम उनको बढ़ने देते हैं। और जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि ऊन बनाने में आसानी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम गर्मियों का इंतजार करते हैं। जाड़ों में क्या होता है, जो हमारे शरीर पर बाल होते हैं, जैसे इंसानों में बाल नहीं पाए जाते, लेकिन आपने देखा होगा बंदर के पाए जाते हैं, भालू के पाए जाते हैं। यानी कि हम तो क्या कर सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ये बंदर, भालू, ये सब जो हैं वो ऊनी कपड़े नहीं पहन सकते ना। इसलिए जाड़ों में वो कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे, तो ईश्वर ने उनके शरीर पर बाल दिए हैं। उन बालों का काम ये होता है कि जो बाल होते हैं उनके अंदर हवा भर जाती है। जब उनके अंदर हवा भर जाएगी तो जो बाहर की
ठंड है वो उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी। जब ये शरीर तक ठंड नहीं पहुंच पाएगी तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी। तो हम जाड़ों में भेड़ के शरीर से बाल नहीं निकालते हैं, लेकिन हम गर्मियां आती ही सबसे पहले उनके शरीर से बालों की कटाई करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग बालों की कटाई कर लें। ये पहले तो क्या सिर्फ कैंची के द्वारा काटी जाती थी, लेकिन अब मशीन आ रही है। जैसे आपने देखा होगा दाढ़ी बनाने की एक मशीन होती है, उसी तरीके से भेड़ के बाल काटने की भी एक मशीन आती है। तो पहले हमने बालों की कटाई करी। हम दूसरा चरण करेंगे परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब हुआ लगभग धोना या साफ करना। अब जो हमने बाल काट लिए उनमें गंदगी भी होगी, भेड़ जो है वो इधर उधर अपना कोई घास चर रही है तो उनके शरीर पे कुछ गोबर भी चिपकेगा, ये भी होगा, कुछ वो भी होगा। तो अब वो तो गंदा था, तो हम पहले परिमार्जन करेंगे, यानी कि उनको धोएंगे। तो परिमार्जन जब हम उनको धो लेते हैं और साफ कर लेते हैं, फिर हमारा तीसरा चरण आता है। छटाई। अब हमने साफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि कुछ भेड़ें ऐसी होंगी जिनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, कुछ ऐसी होंगी जिनकी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, उनको अलग अलग कर लेंगे, अच्छी वाली एक तरफ और कम अच्छी वाली दूसरी तरफ, या और भी कैटेगरी बांट सकते हो आप, बुरी वाली तीसरी तरफ बांट सकते हो। तो इस तरीके से हम उसकी छटाई करेंगे। जब हम उसकी छटाई कर लेंगे, छटाई करने के बाद फिर हम उसकी कताई करेंगे। कताई जैसे सूत काटते हैं ना, उसी तरीके से कताई होगी। तो सबसे पहले देखो हमने कटाई करी, पहले काटा, फिर हमने परिमार्जन यानी कि धोया। सबसे पहले काटा, उसे साफ किया, धोया, फिर उसकी छटाई कर ली। उसके बाद हम कताई करेंगे, यानी कि उन्हें काट लेंगे ताकि एक जगह बहुत अच्छे से हमें एक जगह बंडल मिल जाए। फिर जब हमें बंडल मिल जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी रंगाई करेंगे, यानी कि अब हम उन्हें रंगों में ढालेंगे। अगर हमें नीली ऊन चाहिए तो नीले कलर का बना देंगे हम उसको, काली चाहिए तो काले कलर का। ये देखो मुझे लाल कलर की ऊन चाहिए थी तो मैंने लाल कलर की ऊन बना दी। अच्छा, अब रंगाई के बाद हम क्या करेंगे, उसका हम धागा बना लेंगे। तो हम उसको बोलते हैं बुनाई कह सकते हो या धागा बनाना। फिर धागा बना लेंगे। तो ये हमारे 6 चरण हो गए। सबसे पहले भेड़ों पे से हम ऊन को काटा जाएगा, उसके बाद हम उसे धोकर साफ करेंगे, फिर हम उसकी छटाई कर लेंगे, अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है। उसके बाद धागों में उसे काट लेंगे, काटने के बाद उसका रंग कर देंगे और उसके बाद धागे हमारे तैयार हो जाएंगे, यानी कि हम बंडल बना लेंगे। हम अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है रेशम। अब रेशम कैसे प्राप्त होता है। रेशम आपने देखा होगा कि रेशम बहुत चिकना सा, बहुत चमकीला इस तरीके का धागा होता है। आपने रेशम की अगर साड़ियां देखी होंगी, रेशम के कुर्ते देखे होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा दिखने वाला, बहुत सॉफ्ट सा एक धागा होता है। तो रेशम कैसे प्राप्त होता है। रेशम हमें प्राप्त होता है रेशम के कीटों से, यानी कि ये जांतव वाले रेशे हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है रेशम कीट। रेशम दरअसल क्या है, रेशम एक उस कीड़े में एक ग्रंथि होती है जिससे, जैसे हमारे अंदर होता है ना, हमारे अंदर थूक निकलता है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो रेशा जो है वो उसका थूक है। अब होता क्या है, मैं आपको ये बताता हूं कि रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र देखो, सबसे पहले हमने नर और मादा रेशम कीट ली, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। ये देखिए हमने ले ली, ये देखो रेशम का कीट हो गया। कैसा होता है ये बटरफ्लाई जैसा होगा, यानी कि तितली जैसा कुछ। एक नर होगा और एक मादा होगा। इस नर और मादा से मिलकर मादा जो होगी वो थोड़ी सी वजन में ज्यादा होगी, उसका आकार बड़ा होगा, और जो नर होगा उसका आकार थोड़ा सा छोटा होगा। ये देखो मैंने छोटा आकार बना दिया है, तो आप समझ जाना कि ये नर है। ठीक है, ये नर है और ये मादा है। तो इन दोनों में जब प्रजनन होगा उसके बाद सहतूत की पत्तियों पर, अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये क्या लेते हैं, ये सहतूत की पत्तियां, इनका खाना क्या होता है। जैसे तुम राजमा चावल, छोले चावल खाते हो, ये सहतूत की पत्तियां खाते हैं। तो चाहे सहतूत की पत्तियां हो, सहतूत, या अरंडी की पत्तियां हो,
या क्या हो, एक ओक नाम का वृक्ष होता है, आपने देखा होगा, उसकी पत्तियां हो, वो ये उसे खाती हैं। अब पत्ती आई, उस पत्ती की निचली सतह पर, जैसे ये वो पत्ती है, इसकी निचली सतह पर ये मादा जो है वो हजारों अंडे देगी, छोटे छोटे सफेद कलर के, क्योंकि मेरे पास सफेद नहीं है तो मैं काले से बना दे रहा हूं। सफेद कलर के हजारों अंडे दे देगी। ये अंडे लगभग 1.5 महीना यानी कि 6 हफ्ते 1 से 1.5 महीने तक ये इस पत्ती को खाएंगे, इन पत्तियों को खाएंगे और ये अपने आप को बड़ा करेंगे। फिर ये बना लेंगे लार्वा। ये देखो इस तरीके से ये लार्वा बना लेंगे। अब ये क्या हो गया, लार्वा। जब ये लार्वा बन जाएगा, उस लार्वा के बाद ये लार्वा अपने आप को 8 नंबर के उसमें अपने आप को वो कर लेगा। देखो ये आप मान के चलो, इस तरीके से इसने अपने आप को 8 अंक के जैसा अपने आप को ये गोल गोल कर लेगा और घूम घूम के अपने ऊपर जो इसके मुंह में वो ग्रंथि थी उससे एक लसरदार पदार्थ छोड़ना शुरू करेगा। वो इसके चारों ओर ऐसा करके लिपट जाएगा। देखो ये लिपट गया, ये देखो ये पदार्थ। अब हम इसको बोलेंगे कोकून या प्यूपा। ठीक है, अब ये कोकून या प्यूपा हो गया। अब इसमें क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, उसके बाद ये अपने आप को अपने मुंह से ये इन धागों को ऐसा करके काटेगा। ये इन धागों को काटेगा और इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। बाहर कैसे निकलेगा, फिर ये निकल आएगा, चाहे वो नर निकलेगा या मादा निकलेगा। फिर से यही जीवन चक्र शुरू हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि रेशम जो है, रेशम के साथ हमारी दिक्कत यह है कि एक रेशम जो होता है, यानी कि एक कोकून, ये है कोकून है, एक कोकून जो है वो लगभग 300 मीटर से 900 मीटर तक एक धागा बनाता है। यानी कि एक कोकून है तो आप ये मान के चलो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा धागा बना पाएगा। अब 1 किलोमीटर लंबे धागे में तो कोई भी स्वेटर नहीं बनेगा, ना कोई भी कुर्ता बनेगा, ना कुछ बनेगा। अब हमें करना क्या होगा, हमें ज्यादा मात्रा में ये चाहिए, तो हमने रेशम के कीट का पालन शुरू कर दिया, उसको एक उद्योग बना लिया। उसका हमने नाम रखा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, क्या नाम रखा, सेरीकल्चर। इंग्लिश में लिखा, देखो मैं SERI सेरी, CULTURE कल्चर, सेरीकल्चर। हमने उसका नाम रख दिया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम पालन का उद्योग है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। सेरीकल्चर में क्या होता है कि जब हम नर और मादा का जो है वो प्रजनन करवाते हैं, जब वो छोटे छोटे अंडे देने वाली होती है, तब हम शहतूत की पत्तियां पास में रखकर, और हम चाहे जो किसान होते हैं जो इसको करते हैं, वो कपड़े पर उन छोटे छोटे अंडों को जो है उनको लेआउट करवा देते हैं। छोटे छोटे अंडे जो होते हैं वो नर और मादा जो होती है वो यहाँ दे देती है। ये क्या करते हैं, जो उसको पालते हैं उनको बेच देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी ठेकेदार को या किसी को बेच दिया। वो क्या करेगा, वो ट्रे बनवा लेगा, बांस की या लकड़ी की ट्रे बनवाएगा, जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होंगे, उसमें बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाएंगे। उन छेदों में क्या होगा, वो इन कोकून्स को रख देगा, इन अंडों को रख देगा, और क्या डाल देगा, वो उसमें चाहे तो अरंडी की पत्तियां डाल देगा, चाहे शहतूत की पत्तियां या ओक की पत्तियां। जब ये इतना समय हो जाएगा, जब ये लार्वा बनने वाला होगा, तो वो धीरे धीरे इनसे बाहर आना शुरू होंगे। फिर किसान क्या करेगा कि इनमें तने लगा देगा ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। जब ये तने लगाएगा तो जो हमारा लार्वा है वो तने से होता हुआ पत्ती के ऊपर आ जाएगा, पत्ती के ऊपर आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो इसी तरीके से अपना जो ग्रंथि है लसरदार पदार्थ निकालेगा, उससे अपने आप को बांध लेगा। और जैसे ही वो वयस्क होने वाला होगा, तब हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए कि आप इंसान का लालच देखिए कि
वो अपने फायदे के लिए क्या करेगा। अब दिक्कत ये है कि अगर ये कीड़ा बाहर आ जाता है तो ये सब धागे जो वो कट जाएंगे, यानी कि अब जो हमें रेशम प्राप्त होगा वो निम्न श्रेणी का होगा, उसका कोई इस्तेमाल करने योग्य नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 95 से 97 डिग्री सेल्सियस खौलते हुए पानी में इस कुकून को उठाकर डाल देंगे। हम ये देखो लाल रंग की वो आ गई। अब हम इस कुकून को जो है वो इस खौलते हुए पानी में डालेंगे। तो अब इससे दो बातें होंगी, एक जो हवा के संपर्क में आने से ये रेशा जो था यानी कि जो लसरदार पदार्थ था वो बहुत कड़ा हो गया होगा, यानी कि वो अब इसमें जाके जब इस पर भाप लगेगी तो ये चिकना हो जाएगा, यानी कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा, जो कीड़ा बाहर आ सकता था वो इतने टेम्परेचर पर, इतने तापमान पर वो कीड़ा मिल जाएगा। तो अब हमें जो रेशम का धागा प्राप्त होगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर हम रीलिंग वगैरह करके उसको जमा कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि ऊन की उपयोगिता क्या है। अब हमने क्या किया, हमने रेशम भी पढ़ लिया, ऊन भी पढ़ ली। अब आपकी किताब में दे रखा है कि ऊन की क्या उपयोगिता है। तो अब आप मुझसे ज्यादा अच्छा तो आप बता सकते हैं कि ऊन की क्या उपयोगिता है। तो 8वां आपका है ऊन की उपयोगिता। ऊन की उपयोगिता क्या है कि आप स्वेटर बना सकते हैं, आप जर्सी बना सकते हैं, आपने जर्सी बना ली। और क्या कर सकते हैं, आप कंबल वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। रेशम की क्या उपयोगिता है, रेशम से आप बना सकते हैं, जो आपने पैराशूट देखा होगा, जैसे पहाड़ से कोई उतर रहा है तो वो पिक्चर में होता है ना, वो खोल लेते हैं बड़ा सा तंबू टाइप का, इस तरीके से ऐसे करके वो खुल जाता है। और उसमें जो होते हैं वो धागे लगे हुए होते हैं ताकि इसमें हवा भरी रहे और व्यक्ति जो है वो सुरक्षित रहे। नीचे क्या होता है, टोकरा सा होता है। एक तो ये तरीके के पैराशूट है। दूसरे क्या होता है, एक पैराशूट ऐसा होता है कि अगर कोई हवाई जहाज से कूद रहा है तो वो उसकी पीठ में बंधा हुआ होता है। देखो ये आदमी जो है वो मैंने कुदाई दिया ऊपर से, ठीक है, अभी कूदा है। तो ये पैराशूट होता है। तो रेशम का हम इस्तेमाल किस किस चीज में करेंगे, रेशम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं देखो पैराशूट बनाने में, ब्लड प्रूफ कपड़े बनाने में, यानी कि जो जिसे गोली ना भेद पाए, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टांके, यानी कि जब हमारा ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसमें टांके लगाए जाते हैं, उसमें भी हम रेशम का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेशम के भी कई प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है टसर रेशम। टसर रेशम, टसर रेशम। एक होता है एरी रेशम, एरी रेशम होता है। एक आपका होता है कोसा रेशम। सब आपकी किताब में दे रखे हैं, आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अब एक कोकून जो है वो 1 किलोमीटर बना रहा है, तो हमें 1 किलोग्राम अगर हमें रेशम का धागा चाहिए उसके लिए हमें लगभग 5,500 ऐसे कोकून चाहिए होंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर यही समाप्त होता है। इसके बाद आप प्रश्नोत्तर की स्लाइड देखेंगे। अगर आपको प्रश्नोत्तर अच्छी तरीके से लिखने हैं तो आप ये कीजिए कि वीडियो को जो है वो पॉज कर दिया कीजिए। जब वो फोटोग्राफ आपके पास आ जाएगा आप उसे पूरा उतार लें, उसके बाद वीडियो दोबारा चलाएं। इस तरीके से जब दूसरा फोटो आए तो आप उसको रोक लीजिएगा। चलिए।